कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। एक बार फिर से पश्चिम एशिया में आग भड़क चुकी है। इजराइल हूती पर हमला कर रहा है तो हूती इजराइल पर निशाना बना रहा है। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। सर, कैसे देखते हैं पश्चिम एशिया में फिर से एक बार आग भड़क गई है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं राजीव। हुआ क्या है कि जिस प्रकार से जो हूती रेबल है यमन से, उन्होंने ड्रोन से हमला किया है इजराइल पे और टेल अवीव पे वहां पर 3 लोगों को घायल भी कर दिया। तो ये बड़ा ऐसा इम्पोर्टेंट चीज हुई है जो कि ईरान के बाद हूती रेबल ऐसे हैं जो कि 2200 किलोमीटर दूर हैं यमन में। वो एक प्रकार ड्रोन से फायर करते हैं और टेल अवीव पे अटैक कर देते हैं। तो ये काफी एक प्रकार सेटबैक था इजराइल के लिए। मगर ये सच्चाई है, इजराइल ने पलटवार किया है और पलटवार बहुत तगड़ा किया है। उन्होंने करीब करीब 13 एयरक्राफ्ट हैं जिसके अंदर 8 जो थे वो F-35 थे और करीब करीब 5 जो थे F-16 थे। और उन्होंने जो पोर्ट है उसको बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो जो पोर्ट सदर्न पोर्शन में है जहां से ईरान से सामान आता था, इनका मिलिट्री हार्डवेयर भी, इनके ऑयल डिपो भी बर्बाद कर दिए, पावर प्लांट भी बर्बाद कर दिया और काफी लोग घायल हुए हैं। एग्जैक्ट इसकी खबर नहीं मिली है, मगर ये सच्चाई है कि जो पलटवार किया है इजराइल ने वो बहुत पुख्ता किया है और काफी नुकसान हुआ है हूती रेबल का यमन में। राजीव, लेकिन सर, यह भी तो सच है ना कि हूती रेबल ने जिस तरह से इजराइल का सुरक्षा कवच जिसको कह सकते हैं उसको भेद दिया, जो अभेद कहा जाता था। हाँ, ये तो सच्चाई है। देखो, जो पहले ईरान ने किया था वो एक फिक्स मैच था, क्योंकि ईरान ने जो किया था वो इजराइल को भी मालूम था कि ईरान करेगा, क्योंकि दिखाने के लिए करता है। मगर ये सच्चाई है कि जो इसने जो ड्रोन हमला किया वो आयरन डोम और पेट्रोइड मिसाइल सिस्टम है, उसका कवच को तोड़ते होगा। देखो होता क्या राजीव, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम 100% प्रूफ नहीं हो सकता। और दूसरा ये है कि जो आजकल के ड्रोन आ रहे हैं ये साइज में छोटे होते हैं, इनको रडार कई बार पकड़ नहीं पाते और इसलिए ये सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो इसको ये समझना चाहिए। अब जो ये बार बार बात आ रही है कि जब इजराइल ने इतना बड़ा पलटवार किया है और हूती रेबल ने कहा है कि हम इसका जवाब देंगे, एटॉमिक लोकेशन पे भी हमला कर सकते हैं, इजराइल के हाफिया पोर्ट पे भी कर सकते हैं। क्या ये हमला? बिल्कुल, यमन ने साफ तौर पर धमकी दी है कि अब इजराइल के जो एटॉमिक प्लांट है उसको निशाना बनाएगा वो। बिल्कुल, तो मैं यही कह रहा था राजीव, क्या ये पॉसिबल है? देखो, इसलिए पॉसिबल नहीं है, जो सरप्राइज फैक्टर जो था वो खत्म हो चुका है। पहली बार ईरान जो इजराइल के ऊपर हमला हुआ तो वो चौकन्ना नहीं था, और क्योंकि ड्रोन जो एक छोटा टारगेट है वो कई बार आपके रडार पे नहीं आता। मगर अब जब आयरन डोम सिस्टम है, पेट्रोइड मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, तो मुझे लगता नहीं कि जो कवच है उसको क्रॉस कर पाएगा जो हूती रेबल का यमन। बाकी तो समय बताएगा, मगर बहुत चांसेस बड़े कम हैं राजीव। लेकिन पहले इजराइल के, सर, अगर बात कहें तो दुश्मन अगर बात कहें तो पहले हमास था, सीधी लड़ाई हो रही थी। हिजबुल्लाह के साथ भी अब लड़ाई हो रही है और हूती के साथ भी। तो 3-3 से निपटना क्या इजराइल के लिए आसान होगा सर? देखो, ये पहले ही पता था। जो एविल ऑफ एक्सिस है, 3 एच जो थे, हिजबुल्लाह, हूती और हमास। देखो, ये हमास जो है ये एक सुन्नी मिलिशिया है, और जबकि हिजबुल्लाह और हूती जो है वो शिया मिलिशिया है। और ये सच्चाई है, ये तीनों के तीनों प्रॉक्सी हैं ईरान की, और ईरान ही इनको ट्रेन करता है,
इनको पैसा देता है, इनको फंड करता है। और ये जो भी कार्रवाई हो रही है अभी इजराइल वर्सेस हमास, भी जो हमास ने हमला किया था 7 तबूक को, वो भी सारी कार्रवाई ईरान ने कराई थी। और अब जिस प्रकार से हिजबुल्लाह जो लेबनान से और जिस प्रकार से होती रेबल यमन से एग्रेसिव हो रहे हैं, वो भी ईरान के कहने पे हो रहे हैं। हाँ, यह सच्चाई है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक जो हमास के साथ लड़ाई जो हो रही थी इजराइल की, और जिस प्रकार से उसने हमास के 4 बटालियन को घेरने की कोशिश की है राफा में, ऐसे में होती रिबल जो रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय थे, वो जो भी कमर्शियल शिप थी यूरोप को जा रही थी या यूएस की या इजराइल की या बाकी देशों की, उनको वो टारगेट कर रहे थे। और कहीं ना कहीं उन्होंने ड्रोन से हमले भी किए रेड सी में, मगर डायरेक्ट हमला नहीं कर रहे थे इजराइल पे, क्योंकि 2200 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसके बाद बीच में सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस भी पड़ती है, वो इतना आसान नहीं है उसको खोलना। मगर मैं उसको जी, मैं इसको थोड़ा कंप्लीट जी प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसलिए होती जो रेबल थे वो एक प्रकार से रेड सी पे कर रहे थे, मगर अब उन्होंने हमला डायरेक्ट इजराइल पे किया, इसमें कोई शक नहीं। मगर सबसे ज्यादा जो फिक्र की बात इजराइल के लिए है वो हिजबुल्लाह है। जो हिजबुल्लाह है, जो साउथ लेबनान से हमला कर रहे हैं नॉर्थ इजराइल पे, वो उसकी काबिलियत और क्षमता जो है 10 गुना ज्यादा है करीब करीब हमास से। उसके पास 1.5 से 1.25 लाख लड़ाकू हैं, उसके पास 1.5 लाख के करीब रॉकेट्स और मिसाइल हैं, उसके पास एक आर्मर्ड ब्रिगेड भी है। अगर हिजबुल्लाह डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, अभी तक जो है टुट-फुट की जो आपस में फायर कर रहे हैं, ड्रोन से हमले कर रहे हैं, मिसाइल भी दागते हैं, मगर जो हिजबुल्लाह और इजराइल की एक बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई। अगर हिजबुल्लाह जब मार जाता है तो वाकई ये लड़ाई जो है बहुत ज्यादा सख्त होगी, क्योंकि हिजबुल्लाह जो मिलिशिया है उसकी ताकत हमास से भी बहुत ज्यादा है, 7 से 8 गुना जैसे बात कर रहे हैं, और होती रिबल से। अब ऐसा लगता है कि ये इजराइल के लिए तीनों को अब डील करना पड़ेगा, हमास को जो गाजा पट्टी के अंदर, हिजबुल्लाह को लेबनान से और होती रेबल को यमन से। हाँ, यह सच्चाई है कि इसमें इसकी मदद जो है वो काफी मिलेगी अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका जब होती रिबल पे वो अटैक करता है या हिजबुल्लाह पे करता है तो पूरी सपोर्ट है। जिस प्रकार से अभी भी जो एयरक्राफ्ट देना या रियल टाइम इंटेलिजेंस देना या हथियार दिलाना, और इसमें यूके भी है, यूरोप की बाकी कंट्री भी हैं। लेकिन सर यहाँ हुती को भी तो हल्के तौर पर नहीं लिया जा सकता है ना, उतना दूर बैठा हुआ है, उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल है, जिस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल वो कर रहा है, जिस तरह से इजराइल को कहा जाता था कि उसको कोई भेज नहीं सकता अटैक नहीं, तेल अवीव में आके वहां अटैक करना जहां अमेरिका का एम्बेसी है, तो ये तो एक बड़ा संकेत दे रहा है और सुरक्षा को तार-तार कर रहा है इजराइल का। हाँ, देखो ये बात तो आपकी माननी पड़ेगी। आप कहोगे कि ये हमला जो टेलीव पे किया और जहां 3 लोगों को घायल कर दिया, वो बहुत पुख्ता था, इसमें कोई शक नहीं कि कैसे इसका आयरन डोम जो कवच है और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम। मगर हम ये भी मान के चले हैं कि हाँ हो गया है, मगर इजराइल पलटवार कर रहा है और काफी नुकसान करेगा होती रेबल पे। फर्क यही है कि इनके बीच में 2200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब कोई मिसाइल या ब्लास्टिक मिसाइल उड़ेगी वहां से यमन से, तो उसको 15 से 20 मिनट तक का टाइम लगेगा, उसमें उसको वार्निंग मिल जाती है इजराइल को, तो वो अपने कवच को एक प्रकार ज्यादा मजबूत कर सकता है। मगर जो हिजबुल्लाह है उसके साथ तो लैंड बाउंड्री मिलती है इजराइल की, और हिजबुल्लाह जो अगर फायर करेगा, जिस प्रकार से उसने एक पूरा का पूरा वीडियोग्राफ भी कर रखा है जो पूरी इजराइल की मिलिट्री लोकेशन, तो वो ज्यादा सक्रिय होने के चांसेस हैं। तो ये सच्चाई है, वो ज्यादा सक्रिय होगा। मगर ये सच्चाई है कि वाकई इजराइल के लिए काफी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ये तीनों मिलेंगे। अब क्वेश्चन आता है क्या इसमें ईरान आ सकता है? नहीं, जब आप क्वेश्चन पूछेंगे तो जवाब दें। इसमें और भी प्लेयर मतलब शामिल हो सकते हैं सर? देखो, सबसे पहले सब सोच रहे हैं कि ईरान क्या इस लड़ाई के अंदर शामिल होगा, क्योंकि ये जो हिजबुल्लाह है, होती रेबल है और हमास है, ये सारे मिलिशिया हैं, ये प्रॉक्सी हैं ईरान के। क्या ईरान लड़ाई में डायरेक्ट इन्वॉल्व करेगा? मुझे लगता नहीं,
क्योंकि ईरान चाहता है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना करे, क्योंकि उसकी पहले इकोनॉमी अच्छा नहीं कर रही और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे अमेरिका ने। अगर वो डायरेक्ट लड़ाई में हिस्सा लेगा तो उसको भी बहुत नुकसान होगा और उसकी इकोनॉमी कंडीशन पहले ही इतनी अच्छी नहीं है। जब वो अपने 3 प्रॉक्सी से काम करा सकता है जो कि हिजबुल्लाह, हमास और होती हैं, तो वो क्यों डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। तो अभी जो जस्कियान जो इनके प्रेसिडेंट भी बड़े हैं नए, उनका भी सोचना है कि रिलेशनशिप यूरोप से इतने खराब नहीं करे। तो मुझे लगता नहीं कि ईरान कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश करेगा। ईरान अपने प्रॉक्सी की मध्य से ये कोशिश करेगा कि इजराइल को पिन डाउन करे। इसके अंदर और कौन शामिल हो सकते हैं? देखो, इसके अंदर हो सकते हैं जो कि आपके जो दूसरे मिलिशिया है जो इराक में और सीरिया में है, जो कि ईरान के पाले हुए हैं, वो भी हमला कर सकते हैं, जो अमेरिकन टारगेट पे भी और इजराइल टारगेट पे। ये ज्यादातर लग रहा है कि ऐसा होने के चांसेस हैं, क्योंकि बाकी जो सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह वो न्यूट्रल हैं, वो नहीं इन्वॉल्व होना चाहते इस लड़ाई में। आज की तारीख में अभी तक ऐसा नहीं लग रहा, मगर ये कोई नहीं कह सकता आने वाले समय में क्या होगा। क्या ये लड़ाई फैल सकती है? ये हो सकता है अगर ईरान भी इसमें आ जाता है तो वाकई फैलेगी, मगर चांसेस ईरान के लग कम रहे हैं। मगर अगर, क्योंकि ये इफ एंड बट की लड़ाई होती है, अगर ईरान पे हमला हो जाता है और ईरान पलटवार करता है तो फिर ये लड़ाई फैल सकती है। और फैलना, इसका मतलब क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, ये कहना फिर मुश्किल है। पर आज की तारीख में ऐसा लग नहीं रहा। पर ये सच्चाई, ये लड़ाई भयानक होगी, ये लड़ाई बढ़ेगी। जिस प्रकार से वो किसी हद से इनडायरेक्टली नेतन्याहू के भी फायदे में है। नेतन्याहू नहीं चाहते कि लड़ाई बंद हो, क्योंकि उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है वो लड़ाई है। जब तक लड़ाई चलती रहेगी तब तक वो गद्दी पर रहेंगे। मैं उस पर भी आ रहा हूं सर। हुती जिस तरह से डायरेक्ट तौर पर शामिल हुआ है, उसका सीधा असर जो है लाल सागर में पड़ेगा, और जो हमारे साथ भारत से जो व्यापार होता है उस पर भी असर पड़ेगा, सीधे तौर पर देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने ये जो आपने यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड। पहले भी जो है होती रिबल रेड सी में बहुत सक्रिय हैं, और ये सबको पता होना चाहिए। 12 से 15% जो वर्ल्ड का ट्रेड है वो रेड सी से होता हुआ फिर आपका स्विच कैनाल से होता हुआ फिर वो यूरोप जाता है। एशिया से यूरोप का शॉर्टेस्ट रूट है ये। मगर जब से होती रिबल रेड सी में सक्रिय हुए हैं तो ज्यादातर शिप जो हैं वो डिट्यूर ले रही हैं पूरे जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। ये पोर्ट ऑफ गुड होप है, उसका चक्कर काट के फिर यूरोप जाने हैं, तो उसमें कम से कम 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, और इंश्योरेंस भी करीब 20% ज्यादा खर्चा दिया जा रहा है। तो ये पूरी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट कर रहा है, पूरी वर्ल्ड की पे। और ये सच्चाई है कि अब ये और सक्रिय हो जाएगा। ये यूरोपियन किसी जहाज को नहीं जाने देगा, उस पर हमला करेगा। और ये जो ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डन चलाया हुआ है अमेरिका ने 11-12 देशों के साथ, वो कितना सक्सेसफुल है वो तो समय बताएगा, क्योंकि अभी तक तो होती रिबल काफी हमला कर रहे थे। अब बात आती है भारत जैसे देश की। मुझे लगता नहीं कि भारत की जो शिप है उस पर कोई हमला, क्योंकि भारत अपनी करीब करीब 8 से 10 जो फ्रिगेट तो वारशिप हैं उस इलाके में हैं, और भारत का अभी कोई डायरेक्ट किसी ने अटैक नहीं किया है। मगर आप कुछ नहीं कह सकते बैटल जोन में क्या होगा। मगर यह सच्चाई है कि होती रिबल अब जो रेड सी के अंदर बहुत ज्यादा सक्रिय होने वाले हैं। राजीव सर एक अंतिम सवाल कि वहां इजराइल में कई सारे वहां के प्रधानमंत्री से डिमांड कर रहे हैं कि आप जो है जो बंधकों के रिहाई के बदले जो है शांति प्रस्ताव मान लीजिए हमास के साथ में। लेकिन जो वहां के प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस चीज को मान नहीं रहे हैं, वो उल्टे धमकी दे रहे हैं। जितने सारे, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, हमास की बात करें, हुती की बात करें, और जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो लग रहा है कि और ज्यादा फैल रहा है, कहीं शांति की कुछ बात ही नहीं हो रही है, और इसे चपेट में और दुनिया के बाकी देश भी आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। देखो, सच्चाई ये है कि आपने बहुत ठीक बोला कि इजराइल जो नेतन्याहू हैं उनको मालूम है कि अगर लड़ाई बंद होती है तो फिर उनका प्राइम मिनिस्टर रहना बड़ा मुश्किल है। अगर इलेक्शन दोबारा होते हैं तो चांसेस बिल्कुल कम हैं। मगर ये भी है कि आज की तारीख में उनकी कोलिशन गवर्नमेंट है, और वो जो जो आपके राइट विंग हैं हाइडलाइनर, वो नहीं चाहते ये लड़ाई बंद, तो वो भी प्रेशर डाल रहे नेतन्याहू पे। ये सच्चाई है कि ये लड़ाई अगर लगी रहती है तो नेतन्याहू पॉलिटिकल सर्वाइव करते हैं। और अब मुझे लगता है ये लड़ाई का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि ये इजराइल वर्सेस
अभी हमास की बजाय इसके अंदर हौती रेबल और जो हिजबुल्लाह है वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पहले कर रहे थे, मगर इतना ज्यादा नहीं था। अब डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो मुझे लगता है फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है। मगर जिस सिचुएशन से ये है कि अभी डायरेक्ट ईरान मेरे को नहीं लगता लड़ाई में आना चाहेगा, क्योंकि ईरान को पहले इकोनॉमिक सैंक्शन है। ईरान चाहता है कि अपने जो भी कार्रवाई है वो अपनी प्रॉक्सी से कराए, जो ये मलेशिया है, हिजबुल्लाह, हौती और हमास, और उसने जो उसके और प्रॉक्सी बैठे हुए हैं जो सीरिया और इराक में, उनको भी वो सक्रिय करेगा, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की नहीं करेगा। मगर इसका कुछ कह नहीं सकते, आने वाले समय में अगर ईरान पे हमला होता तो फिर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये सिचुएशन ऐसी है कि काफी फ्लूइड सिचुएशन है और लड़ाई खत्म होने के बजाय लड़ाई बढ़ने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा सर। वहाँ पश्चिमी एशिया में जो अभी हालात है, वहाँ कुछ बातचीत का रास्ता नजर नहीं आ रहा है और ज्यादा आग फैलने की आशंका है। एनडीटीवी से बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू रची। कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे।